सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया ही होंगे। लॉकडाउन में घर बैठने को मौका मिल रहा है, स्कूल से छुट्टी चल रही हैं, मौज मस्ती। ऐसे दिन और कब आते हैं? चलो अच्छा है, टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था क्रिस्टल जालक के बारे में और 7 क्रिस्टल समुदायों के बारे में। 7 क्रिस्टल समुदायों को ब्रेवे के द्वारा 14 भागों में वर्गीकृत कर लिया गया था। आज का हमारा टॉपिक है निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग, कस के बांधना। एक्चुअली निबिड़ संकुलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर के हिसाब से, और ये मानो आपकी लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर इस निबिड़ संकुलन में ही जाने वाला है। निबिड़ संकुलन को पहले अपन थोड़ा सा हिंदी में आते हैं। क्लोज पैकिंग यानी कि कस के बांधना। जैसे कोई मेरे पास अवयवी कण है, अणु, परमाणु, आयन, उनको मैं कस के बांध देता हूं, एक दूसरे से अटैच कर देता हूं, तो ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, नियर अबाउट आ जाएंगे, तो एक दूसरे से टच होंगे। और जितने ज्यादा टच होंगे, जितने ज्यादा कस के बांधे जाएंगे, वही उतना ही अच्छी व्यवस्था प्राप्त होगी, उतना ही ज्यादा ठोस का घनत्व बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, एक फल वाला यदि एक टोकरी में या अपने ठेले पर सेब बेचने आए और एक टोकरी को डायरेक्ट, पेटी को खोलकर डायरेक्ट खिला दे एक तो, और एक उस पर जमा कर रखे, तो जमाने पर उसी में इतने ऊपर तक एक शेप बन जाती है और बहुत सारे फल उसके ऊपर आ जाते हैं। और एक नॉर्मली यदि अपन डायरेक्ट खिला दे तो उसमें थोड़े से ही फल आ पाते हैं, बाकी इधर उधर गिरने भी लग जाते हैं, आपने खूब देखा भी होगा। तो कुल मिलाकर ठोसों में जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, अंदर से अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, वही टॉपिक आज अपन का है, निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। तो देखो ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, तो आज अपन पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। शॉर्ट में मैं इसे सीपी बोलूंगा बार बार, हिंदी में इसको बोलते हैं निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब देखो निबिड़ संकुलन होता क्या है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि त्रिविम में अवयवी कणों को कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा रख दिया जाए। क्लोज पैकिंग निबिड़ संकुलन ये 3 प्रकार का होता है। एक विमीय निबिड़ संकुलन यानी कि 1 डायमेंशनल, एक होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन यानी कि 2 डायमेंशनल, और एक होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यानी कि 3 डायमेंशनल। अब देखो एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। पहले मैं इसका क्लासिफिकेशन करके आपको बता देता हूं कि क्या क्या हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हम 2 भागों में फिर से क्लासिफाई करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है इसके अंदर वर्गीय निबिड़ संकुलन, और एक होता है इसके अंदर षटकोणीय निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग द्विविमीय, और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द्विविमीय। ठीक है, मैं अभी काफी डिटेल में बताऊंगा आपको इनको। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन ऑल्सो क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स का होता है ये? अब देखो त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं। द्विविमीय को हमने 2 भागों में बांटा, वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो जो मेरे पास द्विविमीय प्राप्त हुआ SCP2D से मैं बनाऊंगा 3D, और एक मेरे पास जो प्राप्त हुआ है HCP2D, इससे बनाया जाएगा 3D। ठीक है, जब मैं इस वाले से 3D वाला बनाऊंगा तो मेरे को 2 प्रकार के निबिड़ संकुलन प्राप्त होंगे, और वो 2 प्रकार के कौन से? एक होता है सरल घनीय निबिड़ संकुलन, और एक प्राप्त होगा मेरे को काय केंद्रित
या अंतःकेंद्रित निविड़ संकुलन। काय केंद्रित या अंतःकेंद्रित निविड़ संकुलन। नेक्स्ट, एससीपी द्विविमीय से दो प्रकार के निविड़ संकुलन प्राप्त होते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। एक तो होता है फलक केंद्रित या फिर इसका दूसरा नाम होता है घनीय निविड़ संकुलन। ठीक है, इसे शॉर्ट में एफसीसी या फिर सीसीपी भी बोल दिया जाता है। और लास्ट होता है षटकोणीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन यानी कि एचसीपी 3D, डिटेल में पढ़ेंगे। ये यही वाला है, बस यहाँ पर द्विविमीय की जगह क्या हो चुका है, त्रिविमीय हो जाएगा। तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। एक्चुअली क्लोज पैकिंग का मतलब है कि कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा अवयवी कणों को इस प्रकार से रखा जाए कि एक उच्च घनत्व वाला ठोस हमको प्राप्त हो जाए। मतलब बिल्कुल नियर अबाउट रखे जाए अवयवी कणों को, जमा जमा करके उनके बीच में स्पेस कम से कम रहे। ठीक है, जैसे मैं एक बात करता हूं आपसे, एक कोई बर्तन है मेरे पास, उसमें मैंने बॉल्स है मेरे पास क्रिकेट खेलने वाली, उनको मैं जमा जमा कर रख रहा हूं, बिल्कुल ऊपर तक फुल भर दिया और ढक्कन भी नहीं लग रहा है, मतलब इतना टाइट उसको दबा दबा कर लगा दिया ढक्कन को। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या वो पूरा भर चुका है, तो आप जवाब दोगे बिल्कुल भर चुका है, अब उसमें एक भी बॉल नहीं आएगी। लेकिन यदि मैं उसके अंदर 2-3 लीटर पानी डाल दूं तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। वो पानी कहां जाएगा, उसके बीच में जो रिक्त स्थान रह जाते हैं ना, उनमें वो पानी अंदर समाहित हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अवयवी कणों को हम चाहे कितना भी जमा जमा कर रख दें, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर रह ही जाता है। वो जो स्पेस उसके बीच में रहता है उनको रिक्त स्थान, वॉइड, गर्त या रिक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें उनको बिल्कुल पास पास रखा जाए और एक उच्च घनत्व वाला ठोस प्राप्त हो, अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है, निविड़ संकुलन के नाम से जानी जाती है। 3 प्रकार का होता है एक विमीय का मतलब केवल एक ही विमा चलेगी, एक्स वाई जेड 3 अक्ष हैं, जिसमें से एक्स अक्ष, एक्स और वाई अक्ष और एक्स वाई जेड तीनों अक्ष। मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मेरे पास एक लाइन बनने वाली है, यहां पर लाइनों को एक के ऊपर एक लाइन रखता जाऊंगा मैं, तो एक परत बन जाएगी, और यहां पर परतों के ऊपर परत रखता जाऊंगा तो मेरे पास एक पूरा का पूरा डब्बा या घन या एक कमरा बन जाएगा, ये कह सकते हो आप। जैसे एक विमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, पॉज लेकर आप बड़ी आसानी से ये उतार लोगे। अब मैं एक एक को डिटेल में बताऊंगा आपको। देखो ध्यान से, एक विमीय निविड़ संकुलन, अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था, किसकी, अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों को इस प्रकार से रखा जाए, जैसे ये एक गोला है मेरे पास, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और कंटिन्यू इधर और कंटिन्यू इधर, मतलब इधर भी कंटिन्यू चलता जा रहा है और इधर भी कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाए। सुनना ध्यान से बड़ी आसानी से, अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाए और एक अवयवी कण अन्य 2 अवयवी कणों को स्पर्श करता हो। जैसे इसको देखो, ये इन दोनों को स्पर्श कर रहा है, इसको देखो, ये इन दोनों को स्पर्श कर रहा है, इसको देखो, ये इन दोनों को स्पर्श कर रहा है। आप कहोगे इसको देख के बताओ, इधर तो कोई स्पर्श नहीं कर रहा। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कंटिन्यू इधर चल रहा है और कंटिन्यू इधर चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि त्रिबिंब आकाश में अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि एक पंक्ति में अवयवी कण रखे जाएं और एक अवयवी कण अन्य 2 अवयवी कणों को स्पर्श करता हो, टच करता हो। ठीक है, तो एक अवयवी कण 2 को स्पर्श कर रहा है। अच्छा, निविड़ संकुलित व्यवस्था में, कौन सी व्यवस्था में, निविड़ संकुलित व्यवस्था में एक अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है वह संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। इसका एक और नाम होता है समन्वय संख्या। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, शॉर्ट में CN बोल देते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। तो
तो निविड़ संकुलित व्यवस्था में एक अवयवी कण अन्य जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है वह संख्या उपसह संयोजन संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। तो जल्दी बताओ इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? एक अवयवी कण 2 को टच कर रहा है और 2 को टच कर रहा है तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो हम बोलेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन की समन्वय संख्या 2 होती है। क्लियर है? एक विमीय निविड़ संकुलन इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमने यहां पर क्या है, एक क्या बना ली, एक पंक्ति बनाई है। अब एक विमीय निविड़ संकुलन से बनता है द्विविमीय निविड़ संकुलन। ध्यान से समझना, एक विमीय निविड़ संकुलन से क्या बनता है? द्विविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। कैसे? तो देखो ध्यान से, मेरे पास एक विमीय निविड़ संकुलन है और इससे मेरे को बनाना है द्विविमीय निविड़ संकुलन। मैं कैसे बनाऊंगा थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे। तो एक विमीय निविड़ संकुलन है, इसको मेरे पास 2 तरीके जमाने के। आपने देखा होगा कि कारीगर जब कभी भी मकान बनाता है तो मकान बनाते समय वो ईंटों की व्यवस्था इस तरह से रखता है कुछ। तो इस तरह से वो ईंटों को कुछ जमाता है। अब आप खुद बताइए कि एक तो अरेंजमेंट मेरे पास ये है और एक अरेंजमेंट ऐसा भी तो हो सकता था, ईंटों को इस प्रकार जमाया जाए, एक ईंट दूसरी तीसरी चौथी इसके ऊपर फिर इसके ऊपर। तो यदि इस हिसाब से जमाया जाए तो इसमें इसको मैं ये कहूंगा कि एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी रख दी। लेकिन यदि मैं यहां पर देखता हूं तो देखो यहां से एक ईंट, फिर ये दूसरी, और इन दोनों के बीच में जो ये रिक्त स्थान बना यहां पर, जहां पर मसाला भरा जाता है, उसके ऊपर एक ईंट रखी गई है। देखो ध्यान से, तो कहने का मतलब एक तो है एक के ठीक ऊपर दूसरा, दूसरे के ठीक ऊपर तीसरा, और एक व्यवस्था क्या हुई, 2 ईंटों के बीच में जो रिक्त स्थान आया, खाली स्थान आया, उसके ऊपर दूसरी ईंट, और इसमें मजबूती भी आती है। क्यों? अवयवी कणों को अरेंजमेंट थोड़ा टाइटली मिलता है, स्पेस कम रहता है, ठीक है, जबकि यहां पर स्पेस कम हो जाता है। अब देखो इस चीज को मैं यहां पर अप्लाई करके देखता हूं। तो मेरे पास 2 तरीके अरेंजमेंट के, एक विमीय निविड़ संकुलन है जिसमें मेरे को एक पंक्ति प्राप्त हो चुकी है, और उसको अरेंज करने के 2 तरीके मेरे पास हैं। कौन कौन से 2 तरीके जल्दी बताओ? एक तो एक के ठीक ऊपर एक, और दूसरा एक के रिक्त स्थानों में दूसरा। देखो ध्यान से, सबसे मैं पहला चालू कर रहा हूं। तो मेरे पास एक लाइन प्राप्त हो गई थी, मेरे को ध्यान से देखना, जल्दी से देख के बताओ ये कौन सा निविड़ संकुलन है? अभी तक ओनली एक विमीय, 1 डायमेंशनल, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर दूसरी पंक्ति को रख रहा हूं, जल्दी से बताओ, एक पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति है, इस गोले के ऊपर ठीक ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, और अवयवी कण रखे जाएं। बताओ एक के ऊपर एक है या नहीं है? चलो आपको समझाने के लिए एक परत और रख देता हूं। तो देखो, पहली पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी, दूसरी के ठीक ऊपर तीसरी, तीसरी के ठीक ऊपर चौथी। यदि ये वाली पंक्ति ए है तो ये वाली पंक्ति बी होगी क्या? नहीं, ए ही होगी। क्यों होगी ए? जल्दी बताओ। क्योंकि सेम टू सेम व्यवस्था के लिए, आइडेंटिकल व्यवस्था के लिए हम ए नाम ही देंगे। तो यदि ये ए है तो ये भी ए, ये ए है तो ये भी ए, ये ए है तो ये भी ए। अब यहां पर देख के बताओ मेरे को कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। और आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोला था? जल्दी बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक अवयवी कण अन्य जितने अवयवी कणों को स्पर्श करेगा वो संख्या समन्वय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो मैं एक किसी भी एक को ले लेता हूं। चलो इसको ले लेता हूं मैं। ये अवयवी कण देखो, इधर से इसको स्पर्श कर रहा है, इधर से इसको स्पर्श कर रहा है, इधर से इसको भी टच कर रहा है, ऊपर से इसको टच कर रहा है। ध्यान से देखना, 4 अवयवी कणों को ये टच कर चुका है, और इनके केंद्रों को यदि मैं आपस में टच कर दूं, मिला दूं, तो इनको टच करने पर एक वर्गाकार आकृति का निर्माण हुआ, एक वर्ग का निर्माण हुआ। इसी कारण इस निविड़ संकुलन का नाम क्या दे दिया जाता है? वर्गीय निविड़ संकुलन। जैसा काम वैसा नाम। भाई वर्ग बना, नाम वर्गीय निविड़ संकुलन। अच्छा, एक अवयवी कण कितने को टच कर रहा है? 4 को, और 4 को टच कर रहा है तो समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4 ही हो जाएगी।
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, और निबिड़ संकुलन का नाम क्या है वर्गीय निबिड़ संकुलन। और लैंग्वेज क्या होगी, एक विमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि पहली पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी, दूसरी के ठीक ऊपर तीसरी और तीसरी के ठीक ऊपर चौथी पंक्ति को रखा जाए। कंटिन्यू आगे भी रख सकते हो। तो एक अवयवी कण अन्य 4 अवयवी कणों को स्पर्श करता है और इन चारों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है। इस कारण इस निबिड़ संकुलन को वर्गीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है, जिसका समन्वय संख्या 4 होता है। अब दूसरा अरेंजमेंट कौन सा वाला, रिक्त स्थानों पर गोले रखे जाए। जैसे ध्यान से देखना, ये पहली पंक्ति अभी तक कौन सा है, ये एक विमीय, ओनली एक विमीय। अब मैं इसके ऊपर दूसरे रख रहा हूं, देखो ये रिक्त स्थान है, घर ऊपर भी रख सकते हो नीचे भी रख सकते हो, बात एक ही है। तो मैं यहां पर दूसरी पंक्ति रख रहा हूं, ये मत कहना इसमें 5 बना दिया उसमें 4। कंटिन्यू इधर चल रहा है, कंटिन्यू इधर चल रहा है, अनगिनत गोले हैं। ठीक है, समझाने के लिए 3 3 4 4 5 5 बनाए जा रहे हैं। तो पहली पंक्ति दूसरी हो गई, कोई गोला छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, और ये छोटे बड़े के चक्कर में ही चित्र गड़बड़ हो जाता है। देखो अब आप ध्यान से देखना, ये पहली पंक्ति है, इसको और बनाता हूं। ये मेरे पास पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति का ये जो गर्त बना है, देखो ये वाला ध्यान से देखना, ये इसका गर्त है, 2 गोले टच कर रहे हैं, यहां पर ये रिक्त स्थान बना, इसके ऊपर देखो इस गर्त के ऊपर आया। ऐसे यहां पर देखो ये दोनों का रिक्त स्थान बना, इसके ऊपर ये गोला रखा हुआ है। इस प्रकार यहां से इसके ऊपर ये गोला रखा हुआ है, इसके ऊपर ये गोला हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, पहली पंक्ति के ठीक गर्तों में दूसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति के रिक्त स्थानों में या गर्तों में दूसरी पंक्ति को रखा, दूसरी पंक्ति के रिक्त स्थानों में तीसरी पंक्ति रखी हुई है, तीसरी पंक्ति के रिक्त स्थानों में चौथी पंक्ति रखी हुई है, एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या है, किसी भी एक गोले को सेलेक्ट कर लो आप। चलो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसको सेलेक्ट करने के बाद देखो ये इधर से इसको टच कर रहा है, ध्यान से देखना, इसको भी टच कर रहा है, इधर से इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसके अलावा किसी और को टच नहीं कर रहा। इनके केंद्रों को मिलाओ, देखो ध्यान से, एक षटकोण का निर्माण हुआ, और षटकोण का निर्माण हुआ तो इसका नाम भी क्या दे दिया जाएगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। शॉर्ट में क्या बोल दोगे आप, HCP, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP। और ये सब द्विविमीय है, 2D। द्विविमीय क्यों, क्योंकि एक लाइन इधर जाएगी और एक लाइन इधर जाएगी, मतलब इसको x अक्ष मान लूं तो ये कौन सा हो जाएगा, y। ऐसे एक इधर और एक इधर, ये x और ये y, मतलब ये बाहर की ओर नहीं है, तो z एक्सेस नहीं है इसमें, तो ये 2 डायमेंशनल है। तो लैंग्वेज कैसे बनाओगे, लैंग्वेज देखो, एक विमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त अवयवी कणों की पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि पहली पंक्ति के गर्तों में रिक्त स्थानों में दूसरी पंक्ति के अवयवी कण, दूसरी के रिक्त स्थानों में तीसरी पंक्ति के अवयवी कण रख दिए जाएं। तो एक अवयवी कण अन्य 6 अवयवी कणों को स्पर्श करता है और इनके केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण का निर्माण होता है। षटकोण का निर्माण होने के कारण इस निबिड़ संकुलन को षटकोणीय निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में SCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल देते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इसका समन्वय संख्या बताओ इसकी। तो एक अवयवी कण कितनों को टच कर रहा है, 6 को, जितनों को टच करे वही संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्या ये आपके समझ में आया, ठीक है। तो देखो, एक विमीय अवयवी कणों में एक पंक्ति बनी, ओनली क्या बनी, पंक्ति। पंक्ति के ऊपर पंक्तियों को रखा, रखने के 2 तरीके, एक के ठीक ऊपर दूसरा और एक के गर्तों में दूसरा। ठीक ऊपर रखा तो द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन बना, गर्तों में रखा तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन बना। यहां पर पंक्ति थी, द्विविमीय में परत बन चुकी है, अब परतों के ऊपर परतों को रखा जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, क्या बनेगा, 3D बनेगा। और क्या बनेगा, तो 3D निबिड़ संकुलन के बाद अब अपन बात करते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की।
लेकिन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को समझने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना होगा, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। शॉर्ट में ऐसे बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, पी। पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि हमने जो अवयवी कण जमा कर रखे हैं, आप खुद स्वयं सोच कर देखो कि किसी एक बर्तन में मैं यदि किसी अवयवी कणों को जमा कर रखूं, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल टच कर करके रखूं, तो भी उसमें क्या पूरा का पूरा आयतन वो अवयवी कण कवर अप कर लेते हैं क्या? आप स्वयं इस प्रयोग को करके देख सकते हो। जैसे अभी गांव में आपकी फसल कटी होगी, फसल कटने के बाद उसको आपने बड़े बड़े जो ड्राम वगैरह या बक्से वगैरह होते हैं उनमें भरकर रख दिया होगा। अब रखने के बाद ऊपर तक फुल भर चुका होगा। अब आपको यदि प्रयोग करना है तो आप ऐसा करना, उसमें 2 बाल्टी पानी डाल के देख लेना, देखो वो पानी यदि समा जाए तो इसका मतलब रिक्त स्थान है। कर मत लेना ऐसा, मजाक में कह रहा हूं, पता चले कि कहां के गुरुजी आए, गेहूं और बर्बाद करवा दिए। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। देखो संकुलन दक्षता का मतलब मैं क्या समझा रहा था आपको कि अवयवी कणों को कितना भी जमा कर रखा जाए। जैसे मान के चलो ये मेरे पास अवयवी कण है, इनको मैंने बिल्कुल क्लोजली लगाया है, और दूसरी व्यवस्था क्या थी मेरे पास, रिक्त स्थानों में अवयवी कण रखे जाएं। अब आप देखो इसमें तो देखो जगह ज्यादा है, ये बीच के रिक्त स्थान ही है, ये ज्यादा है। इसमें देखें थोड़े से कम रह गए, त्रिकोणीय रिक्तियां सी बनी है बीच बीच में, ये इसमें ये थोड़े से कम हो चुके हैं, लेकिन है तो सही। तो ये बीच बीच में जो रिक्तियां रह जाती हैं, ये कुछ ना कुछ स्थान को तो खाली छोड़वा देती हैं। तो टोटल आयतन मान के चलो 100% है, तो क्या पूरा का पूरा 100% ये अवयवी कण कवर अप कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 80% करें तो 20% क्या रह गए, रिक्तियां। हो सकता है 60% करें तो 40% क्या रह गए, रिक्तियां। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी अवयवी कणों को रखा जाता है तो बीच बीच में कुछ खाली जगह बच जाती हैं, वो खाली जगह रिक्तियां कहलाती हैं। तो अब हमें ये निकालना है कितना प्रतिशत आयतन अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया, और वो जितना भी प्रतिशत आयतन अवयवी कण घेरेंगे उसी को क्या बोला जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी। और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज निकालेंगे। इसमें क्या करते हैं, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, अवयवी कण के आयतन से, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो टोटल घन का आयतन है उसका इसमें दे देते हैं भाग। बहुत लंबा सा हो गया, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज, और मैंने परसेंटेज का चिन्ह लगाया है तो आपको पता है परसेंटेज कितने में से निकाली जाती है, 100 में से। तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या को मैं शॉर्टकट नाम दे देता हूं जेड। आपको याद है अवयवी कणों की संख्या हम निकाल चुके हैं पिछली क्लासों में। कौन कौन से अवयवी कण, एससीसी में अवयवी कण था 1, बीसीसी में अवयवी कण आया था 2, एफसीसी में अवयवी कण निकल के आए थे 4, और ईसीसी में अवयवी कण निकल के आए थे 2। 8 गुना 1/8 याद करो, कोने पर स्थित एक अवयवी कण अन्य स्वयं सहित अन्य 8 को स्पर्श कर लेता है। तो अवयवी कणों की संख्या को जेड से इनटू अवयवी कण का आयतन। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई भी अणु है, परमाणु है, आयन है, सब कैसे होते हैं, अवयवी कण गोलाकार होते हैं, गोले की शेप में होते हैं। तो कुल मिलाकर घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं है, अवयवी कण मतलब गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो हो गई ऊपर वाली समस्या सॉल्व। अब बात आती है कुल आयतन। कुल आयतन किसका, घन का, और घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, और घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो मैं एक भुजा को ए मान लूं तो सभी भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, ए ए ए ए हो जाएंगी। और घन का कुल आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो जब मैंने एक भुजा को ए मान लिया तो घन का आयतन इस समय मेरे पास क्या निकल के आएगा, ए क्यूब इनटू में 100।
और ये आपके 1 नंबर का सवाल तैयार हो चुका है, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। पता चले ना तो एक विमीय पूछा, ना द्विविमीय पूछा, ना त्रिविमीय पूछा, उसने तो डायरेक्ट पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही पूछ लिया। 1 नंबर का डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या होता है जल्दी से बोल के बताओगे? पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज बराबर z गुना 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100। z अभी अभी कणों की संख्या, पाई 3.14, r रेडियस त्रिज्या, 100 तो जानते ही हो, a प्रत्येक भुजा की लंबाई या प्रत्येक भुजा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद करोगे, कॉपी में नोट करोगे। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है एक बार और समझ लो। टोटल 100% आयतन है, उस आयतन में तुमने अवयवी कणों को रखना चालू किया तो सभी अवयवी कण पूरे आयतन को कवर अप नहीं करेंगे। हो सकता है 70% करें, 50% करें, 60% करें, 80% करें, कुछ ना कुछ भाग खाली जरूर रह जाएगा। और जो भाग खाली रह जाएगा वह रिक्त स्थान होगा, वह रिक्त स्थानों का प्रतिशत होगा, और जो पूरा भाग भर चुका होगा वह पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता कहलाएगा। अब अपन आते हैं टॉपिक पर 3D निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 3D क्लोज पैकिंग, और इसमें पहला पॉइंट था हमारा SCP यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग द्विविमीय से 3D क्लोज पैकिंग, CP। कैसे बोलोगे इसे? बहुत लंबी लाइन है, मैंने शॉर्ट में लिख दी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी वर्गीय निबिड़ संकुलन द्विविमीय से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब देखो, जमाने की व्यवस्थाएं आपको पता है कितने तरीके की हैं? वही 2 तरीके की। कौन कौन सी? एक तो पहली के ऊपर दूसरी, और एक व्यवस्था क्या हो जाएगी, एक के गर्तों में दूसरी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं SCP-2D से 3D में। सबसे पहले 3D होता क्या है? तो मेरे पास एक विमीय था, पंक्ति, पंक्तियों के ऊपर पंक्ति रखी, परत बनी, द्विविमीय आ गया। अब द्विविमीय से बनेगा त्रिविमीय। तो मैं क्या बात करूंगा कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त अवयवी कणों की परतों को, पहले पंक्ति अब परत, द्विविमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त अवयवी कणों की परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक के ऊपर एक रखा जाए, तो प्राप्त निबिड़ संकुलन क्या कहलाता है? 3D निबिड़ संकुलन कहलाता है। व्यवस्थित करने के 2 ही तरीके हैं। पहले तरीके से व्यवस्थित कर रहा हूं, कौन से वाला? एक के ऊपर एक। तो चलो देखो, सबसे पहले मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी तक बोर्ड पर जो डायग्राम बन रहे थे वो द्विविमीय थे। बोर्ड भी द्विविमीय होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जेड नहीं है। और अब चित्र कैसे बन रहे हैं? 3D, और बोर्ड है द्विविमीय। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर लगानी पड़ेगी, तभी चित्र समझ में आएगा। ठीक है, तो देखना ध्यान से। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जो डायग्राम बनाया जा रहा है वो किसका है? अभी तक जो डायग्राम बनाया गया है वो डायग्राम किस चीज का है, ये बताओ जल्दी से। तो ये डायग्राम आपका बन चुका है द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन का। देखो ध्यान से, एक के ठीक ऊपर दूसरी, दूसरी के ठीक ऊपर तीसरी, तीसरी के ठीक ऊपर चौथी। अब मेरे को इसके ऊपर एक और परत रखनी है। ये लो, इसके ऊपर रखने में क्या दिक्कत है? रख दिया मैंने, तो आपको दिखाई दी या नहीं दी? अरे रखिए भाई, एक अंदर है एक बाहर है, बाहरी तो रखनी है, एक के ऊपर एक रखता जा रहा हूं मैं, तो कैसे दिखाई देगी? बोर्ड द्विविमीय, चित्र त्रिविमीय, दिखना पॉसिबल है ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? इमेज करो, इमेज थोड़ा सा। कैसे? आपने देखा कभी डब्बे को यूं बिल्कुल सीधा रखा जाए तो उसका फ्रंट पोर्शन दिखाई देता है। यदि मैं डब्बे को थोड़ा सा यूं घुमा दूं तो मेरे को ये पोर्शन थोड़ा सा तिरछा दिखेगा और ऊपर का भी दिखेगा। और यदि मैं इसको यूं की जगह थोड़ा सा यूं और यूं घुमा दूं तो ऊपर का भी दिखेगा, इधर का भी दिखेगा और इधर का भी दिखेगा। तो अब मैं वही चीज कर रहा हूं, मतलब मैं इसको 3 डायमेंशनल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी डब्बे को यूं करके और यूं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखना ध्यान से, हाईएस्ट किसी घन में कितनी फलकों को देखा जा सकता है? 3 एक बार में। तो वो 3 दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा इमेज करना, थोड़ा सा बस। देखो, मैं इसके ऊपर दूसरी परत रख रहा हूं, तो यहां इसके केंद्र हैं ये ऊपर से, इनको आपस में मिला रहा हूं मैं। तो बस इनको बस इमेज कर लेना, चित्र पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। देखो,
अब मैंने इसके ऊपर दूसरी परत रख दी, नहीं दिखाई दे रही होगी सही ढंग से, समझ में नहीं आ रहा होगा। तीसरी रखूंगा, चौथी रखूंगा, कुछ हद तक भेजे में जाएगी, देखना ध्यान से। अब इनके केंद्रों के ऊपर दूसरी परत रखूंगा, देखो थोड़े ज्यादा बड़े नहीं हो रहे? थोड़ा सा दिखाई देने लगा होगा डब्बा जैसा चित्र। एक और रखूंगा, पूरी तरह से डब्बा क्लियर नजर आएगा, देखो। और तुम लोग इसे बनाओगे, हालांकि बनाओगे नहीं लेकिन बनाओगे, तब बनाने पर तुम्हें दिखेगा तुम्हारा चित्र यहां से पिचक चुका होगा। बनाकर देखना, मैं कह रहा हूं एक बार में तुमसे डायग्राम नहीं बनेगा और ये चित्र तुम्हारा पिचक जाएगा यहां से। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी है, जो मैं अब की बार बताऊंगा। देखो इनके केंद्र, फिर दोबारा से देखना। देखो तुम क्या गलती करोगे मैं वो बताऊंगा पहले तो। देखो तुम्हारी गलती होगी ये, तुम्हारी गलती होगी ये कि तुम इसको बिल्कुल आधा सा बना दोगे, जबकि ध्यान से देखो मैं थोड़ा सा पार्ट इधर छोड़ रहा हूं, यदि पूरा गोला बनाऊं तो, और आधे से ज्यादा पार्ट मैंने धर लिया है। और ऐसे ही यदि तुम इसको इतना सा बनाकर छोड़ दोगे तो देखो अब मेरा चित्र यहां से पिचक गया, नहीं पिचक गया? तो इसलिए कंप्रेस नहीं करना है, ठोस कंप्रेस होते ही नहीं है, इसको यूं लेना है। अब आप ध्यान से देखो, आपको एक डब्बा नजर आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो आएगा कैसे नहीं, चित्र तो हमने बनाया है, आना तो पड़ेगा ही। देखो यदि मैं इनको इस तरह से अरेंज कर दूं तो देखना थोड़ा सा ध्यान से, देखो ये डब्बा सा तुम्हें नजर आ जाएगा। बोलो अब डब्बा आया नहीं आया नजर में? तो आप देखो एक फेस, दूसरा फेस, ऊपर का तीसरा फेस एक डब्बे का। तो इसका मतलब ये मेरे पास पहली परत, इसके ठीक ऊपर मैंने दूसरी रखी, दूसरे के ठीक ऊपर तीसरी रखी, तीसरे के ठीक ऊपर मैंने चौथी परत रख दी। यहां पर इस चैप्टर में चित्र ही काम के, एक बार चित्र यदि दिमाग में चला गया, थ्योरी में कुछ नहीं है, खुद बनाकर लिख सकते हो। देखो ध्यान से, अब मैं किसी भी एक गोले को ले लेता हूं, किसी भी एक गोले को, कौन से गोले से सबसे बढ़िया ये देखो, ये यहां पर ये वाला गोला है, एक को इधर टच कर रहा है, एक को इधर कर रहा है, एक को इधर कर रहा है, एक को इधर कर रहा है। यदि मेरे को इसके ऊपर एक और परत रखनी होती तो वो परत कहां आती? ऊपर की ओर। सही है गलत है? ऊपर की ओर आएगी तो इसके ऊपर एक गोला इसको टच करेगा, दूसरा इसको, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह से टच करते रहेंगे। तो इस गोले के ऊपर भी तो एक गोला होगा, जैसे ये है, एक गोला ये, इसके ऊपर एक गोला यूं आएगा, तो इसके ऊपर से भी तो इसको टच करेगा, ध्यान से समझना। और एक गोला इसके पीछे से भी इसको टच करेगा, जैसे ये यूं रखा हुआ है तो एक गोला यूं इधर से आएगा और एक गोला यूं पीछे से टच करेगा। तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, टोटल कितने कर रहे हैं? 6। ध्यान से समझना, इमेज लगाना। यूं परत रखी हुई है, यूं परत रखी हुई है, तो इसको कैसे टच करेंगे? एक इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, पांचवा आगे से और छठवां पीछे से। तो इस तरह से इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं? 6, और 6 गोले टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ध्यान से देखो, और इनमें मैं अरेंजमेंट को और बताता हूं आपको। देखो इन गोलों के केंद्र बनाए, इन 4 गोलों के जो फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे को ध्यान से बताओ, ये गोला नंबर कौन सा है? 1 2 3, तो इसके पीछे कौन सा आएगा? 1 2 3, ये वाला, और इसका केंद्र कहां पर होगा? यहां पर। ध्यान से देखना, ये वाला गोला कौन सा है? 1 2 3 4 नंबर का, तो इसके पीछे कौन सा होगा? 1 2 3 4 वाला, ये, इसका केंद्र कहां होगा? यहां पर। अच्छा, इस ये वाला गोला, इसका केंद्र यहां पर बीचों बीच है, इसके पीछे कौन सा होगा? पीछे यहां पर जो दिखाई नहीं दे रहा, पीछे की साइड गया, तो उसका केंद्र कहां होगा? यहां पर। और इस गोले के पीछे वो ये वाला होगा, तो उसका केंद्र यहां पर। इनको भी आपस में मैं मिला दूं, ध्यान से समझना भाई, 3D चित्र है, ठीक है? यदि समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं दोबारा से बताऊंगा। देखो एक बार और देख लो ध्यान से, आपके लिए एक बार दोबारा से बता रहा हूं, क्योंकि ये इमेज करना ही मेन काम होता है। मेरे लिए आफत बढ़वा दी आप लोगों ने चित्र को मिटवा के।
एक केंद्र इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके जस्ट पीछे देखो ये वाला केंद्र, इसके ठीक पीछे ये, इसके ठीक पीछे वाला दिखाई नहीं देगा क्योंकि पीछे की साइड गया, पीछे यहां पर आएगा, इसके पीछे वाला यहां पर। अब इनके केंद्रों को मिलाओ, फ्रंट वालों को पीछे वालों के केंद्रों को मिलाओ और इनको आपस में टच कर दो। क्या एक घन नहीं बना? और घन भी कैसा बना? सरल घन। कैसे पता चला भाई सरल है? तो ध्यान से देखो, क्या इस कोने पर गोला है? दिख रहा है, देखो इस कोने पर ये वाला गोला, इस कोने पर गोला ये रहा पीछे वाला, इस कोने पर कौन सा है? ये वाला गोला, इस कोने पर ये वाला गोला, इस कोने पर पीछे वाला ये गोला, इस कोने पर ये रहा पूरा का पूरा गोला, इस कोने पर ये पीछे वाला गोला, इस कोने पर ये पूरा गोला, इस कोने पर ये पूरा गोला, और इस कोने पर पीछे है जो दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन सा घन बना? सरल घन बना। तो इसका नाम ही क्या हो जाएगा? सरल घनीय निबिड़ संकुलन। क्या नाम हो जाएगा? सरल घनीय निबिड़ संकुलन। तो ये मेरे पास क्या बन चुका है? एक सरल घन बन चुका है, इसलिए इस निबिड़ संकुलन का नाम ही क्या होता है? सरल घनीय निबिड़ संकुलन। अब अपन देखते हैं सरल घनीय निबिड़ संकुलन की संकुलन दक्षता, मतलब अवयवी कण कितना प्रतिशत आयतन घेरेंगे और कितना प्रतिशत रिक्त स्थान रह जाएगा। तो देखो मेरे पास डायग्राम क्या आ गया था? डायग्राम मेरे पास निकल के आया था वहां से कि ये इस प्रकार से अवयवी कण थे जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे? टच कर रहे थे। देखना ध्यान से, ये इस तरह से मेरे पास एक डायग्राम था। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं आया, पता नहीं क्या गल्ला गोरी सी कर दी बच्चों की तरह। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा नीचे और बना रहा हूं। देखो भाई, इस कोने पर एक गोला, इस पर भी एक गोला, इस पर भी गोला है, इस पर भी है, इस पर भी गोला है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। प्रत्येक कोने पर एक एक गोला है और एक गोला पीछे की साइड भी है जो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कुछ इस तरह का चित्र है और ये हम पढ़ चुके हैं। वह एकक कोष्टिका जिसमें कोनों पर ही अवयवी कण उपस्थित होते हैं वो सरल प्रकार की एकक कोष्टिका या आद्य प्रकार की एकक कोष्टिका कहलाती है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है। और मेरे को चूंकि निबिड़ संकुलन पढ़ रहा है और निबिड़ संकुलन पढ़ना है तो एक बात और ध्यान देने की हो गई। अब वो क्या? देखो क्या ध्यान देने की बात हो गई कि ये घन है और घन में प्रत्येक भुजा यहां पर बराबर है, प्रत्येक भुजा यहां पर बराबर है। यदि मैं इस भुजा को ए मान लूं तो ये वाली भुजा भी मेरे पास ए ही होगी, ये वाली भुजा भी मेरे पास ए ही होगी, ये वाली भुजा भी मेरे पास ए ही होगी। और इसमें 12 भुजा हैं, 12 के 12 भुजा ए होंगी, यानी कि 12 किनारे हैं। तो प्रत्येक को मेरे को क्या मानना पड़ेगा? ए मानना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, निबिड़ संकुलन में बता रहा हूं तो निबिड़ संकुलन में कम से कम अवयवी कण तो मेरे को टच करने ही पड़ेंगे और प्रत्येक भुजा यदि बराबर है तो मैं किसी भी एक भुजा पर 2 अवयवी कणों को टच करके आपको बता देता हूं, उसी से हमारा काम चल जाएगा। और ऐसा ही आप करोगे। देखो जैसे मैं इसको ले लेता हूं यहां पर, तो यहां से मैं एक गोले को यहां पर टच कर देता हूं और एक गोले को मैं इधर से टच कर देता हूं, ठीक है। बाकी के छोटे गोले बना देता हूं। चित्र को समझने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब आप देखो ये भुजा यहां से यहां तक है, ठीक है। ध्यान से देखना आप, ये गोले कुछ इस तरह से हैं और ये गोले की त्रिज्या हो गई और त्रिज्या क्या होती है? आर। और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो गई? आर, ठीक है। तो यहां से यहां तक की लंबाई मैंने क्या मानी है? ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 2r। और मेरे को ए चाहिए या कुल आयतन निकालने में एक क्यूब चाहिए, एक क्यूब। तो एक क्यूब क्या हो जाएगा? 2r का क्यूब, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर। ए बराबर मेरे पास 2r आया तो ए क्यूब बराबर क्या आएगा? 2r का क्यूब, यानी कि 8r क्यूब। ये मेरे पास आ जाएगा। एक बात और थोड़ा ध्यान से, जब मैंने सरल घनीय निबिड़ संकुलन बना लिया था तो उस समय मेरे पास ये व्यवस्था प्राप्त हुई जो मैंने अलग से निकाल ली।
अब उसके बाद ये व्यवस्था को समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया कि ये चित्र ये है जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने पर रखे हुए हैं। अब इससे मेरा काम चल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि टॉपिक है निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन में अवयवी कण एक दूसरे को टच करते हैं, तो यहां पर ये टच तो कर ही नहीं रहे। तो मैंने इस चित्र को इस तरह से बनाया कि प्रत्येक भुजा जब एक समान है तो किसी एक भुजा पर दो गोलों को मैं आपको टच करके बता दूं, जिससे मेरे पास एक भुजा का मान निकल के आ जाएगा और उसे मैं भुजा क्यूब करके उसका आयतन निकाल लूंगा, और मेरे को यहां घन के आयतन की ही जरूरत है। तो मैंने एक भुजा पर दो गोलों को टच करके आपको बता दिया। ठीक है, बस यही आपको करना है, इससे ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। अब यहां से चलो, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज, फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ? Z गुना 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, ये इसका पूरा फॉर्मूला था। अब देखो, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। Z क्या होता है? अवयवी कणों की संख्या एकक कोष्टिका में। एकक कोष्टिका कौन सी प्राप्त हुई? सरल या आद्य प्रकार की, और ये मैं पहले की लास्ट क्लास में बता चुका हूं। सरल प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1, 8 इंटू 1/8। तो एससीसी में अवयवी कणों की संख्या Z बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू पुट करनी है। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज बराबर Z का मान बोलो जल्दी से, 1, 4/3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू R की जगह R ही लिखा रहने दो, R ही लिखा रहने दो। A क्यूब मेरे पास कितना आ चुका है? 8R क्यूब से R क्यूब यही काट दो, 100 से मल्टीप्लाई। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो घर पे बैठे बैठे इतना काम तो आप कर ही सकते हो। जब इसको आप पूरा सॉल्व कर दोगे तो ये आपके पास आएगा 52.4%। अब एग्जामिनर आपसे भी ज्यादा चालाक है, आप इसे रट के जाओगे कि सरल घनीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या 52.4% होती है, और वो घुमाकर समन्वय संख्या नहीं पूछेगा, अवयवी कणों का आयतन नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा रिक्तियों का आयतन। तो रिक्तियों का प्रतिशत आयतन, तो रिक्तियों का प्रतिशत आयतन, टोटल आयतन कितना होता है? 100। रिक्तियों टोटल अवयवी कणों ने कितना घेरा? 52.4%। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 47.6%। आपका ये रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब वो आपसे पूछेगा रिक्तियों का प्रतिशत आयतन, तो टोटल आयतन में से आपको 47.6 आयतन रिक्त स्थान रह गया, और अवयवी कणों ने कितना घेर लिया? 52.4% आयतन घेर लिया। अच्छा, और घुमाकर क्या पूछ सकता है कि वह कौन सा निबिड़ संकुलन है जहां पर अवयवी कणों का आयतन और रिक्तियों का आयतन लगभग बराबर सा होता है? तो यही तो है, 52.4 और 47.6। अंतर तो है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन जिसमें वर्गीय अलग और षटकोणीय अलग पढ़ लिए थे। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में हमने द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से पहला निबिड़ संकुलन प्राप्त कर लिया, सरल घनीय निबिड़ संकुलन आ गई 52.4%, और रिक्तियों का प्रतिशत आयतन 47.6% प्राप्त कर लिया। आज की क्लास में इतना ही। कल हम 3D निबिड़ संकुलन का शेष पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।